यहाँ पर इस कंटेनर में पानी है और इसमें थोड़ा सा आटा घुला हुआ है ताकि इससे पार होता हुआ लाइट का पाथ हमारे लिए विजिबल हो। हम क्या करेंगे, एक लेज़र पॉइंटर लेंगे इस तरह का और यहाँ से लेज़र लाइट यहाँ से पार करवाएंगे। देखिए किस तरह से लेज़र लाइट यहाँ से पार हो रहा है। हमें पता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो फिर उसमें डेविएशन होता है। यहाँ पर देखिए ये पानी है और इसके ऊपर यहाँ पर एयर है, हवा है। पानी ऑप्टिकली डेंसर होता है हवा से, तो ऐसे सिचुएशन में हमें पता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जाते हुए लाइट बाहर की तरफ बेंट होता है। यहाँ पर अगर लाइट का पाथ जो कि हवा में विजिबल नहीं हो रहा है उसे मैं फिलहाल ड्रॉ कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आप यहाँ इस पॉइंट में गौर करें, यहाँ पर लाइट जाके यहाँ से निकला और यहाँ पर जाके इस पॉइंट से पार हो रहा है, इसीलिए हमें यहाँ पर एक छोटा सा ग्रीन कलर का पॉइंट दिख रहा है। तो लाइट यहाँ से पानी से इस तरह से पार हो रहा है। यहाँ पर दोनों मीडियम का बाउंड्री है, इस बाउंड्री में इस जगह पे वो इंसिडेंट कर रहा है और फिर यहाँ से ऐसे पार होते हुए इस पॉइंट से पार हो रहा है। तो ये बाहर की तरफ डेविएट कर रहा है। बाहर की तरफ डेविएट कर रहा है कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर इस पॉइंट में एक नॉर्मल ड्रॉ करें, इस सरफेस में दोनों मीडिया का जो बाउंड्री है उस सरफेस में अगर आप उस पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करें तो फिर आप ये पाएंगे ये वाला जो एंगल होगा जिसे कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, जिसे नॉर्मली हम आई से डिनोट करते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला एंगल जो रिफ्रैक्टेड रे है वो जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा होता है, ये ज्यादा होता है, ये कम होता है। ऐसा तब होता है जब हम लाइट को ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में पार करते हैं। यहाँ पर गौर करें कि एक छोटा सा पार्ट लाइट का एक हिस्सा रिफ्लेक्टेड भी हो रहा है और एक हिस्सा इस तरह से रिफ्रैक्टेड हो रहा है। अब देखिए क्या होगा, इंटरेस्टिंग केस। हम थोड़ा सा इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर बढ़ाते हैं तो फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा और इस तरह से लाइट और बाहर की तरफ बेंट होते जाएगा। ऐसा बेंट होते होते एक समय ऐसा आएगा जबकि लाइट इस सरफेस को ग्रेज करते हुए पार होगा, ऐसे छूते हुए सरफेस अलोंग द सरफेस वो पार होगा। अब देखिए इसके बाद इसका और रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इसके बाद पूरा का पूरा लाइट जो है ये पूरा का पूरा लाइट ये रिफ्लेक्टेड हो जाता है, अंदर ही ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। जो पहला मीडियम है यहाँ पर ये पानी है, पानी में ही जाते हुए इस सरफेस में टोटली रिफ्लेक्टेड हो जाता है, इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। चलिए इसी चीज को थोड़ा एनिमेशन के साथ देख लेते हैं। यहाँ पर ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। ये याद रखें कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमेशा लाइट का डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाते हुए होता है, क्योंकि यही वो सिचुएशन पॉसिबल है जहां पर कि और ज्यादा रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा, उस समय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब देखें लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रहा है और थोड़ा सा पार्ट इसका यहां पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये है नॉर्मल और यहां पर ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहां पर ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए यहां पर स्नेल्स लॉ को अप्लाई कर देते हैं। हमें पता है स्नेल्स लॉ जो कि सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। स्नेल्स लॉ ये कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। यहां पर वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए, जैसे कि आपको पता है इस कांस्टेंट को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में। तो देखिए ऐसे सिचुएशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो सेकंड मीडियम है, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे है। यहां पर ये रिफ्रैक्टेड रे है और यहां पर ये जो है ये इंसिडेंट रे है। तो ऐसे सिचुएशन में रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में रहता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आता है। तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, दिस मीडियम
रेयरर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। तो ये हो गया स्नेल्स लॉ। अब देखिए, अगर हम लोग यहां पर ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा बढ़ाते हैं तो फिर क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते साथ, ऐसे बढ़ाते हुए एक समय ऐसा आएगा इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, एक समय ऐसा आएगा कि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में इस इंसिडेंट एंगल को या एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। IC से हम इसे डिनोट करते हैं। इसके बाद अगर इस एंगल को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाया जाए तो कंप्लीटली पूरा का पूरा लाइट जो है ये टोटली अंदर ही अंदर रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। इस तरह से ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो पूरा का पूरा लाइट रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब यहां पर देखिए, इसके साथ ये जो एंगल है, इसके साइन वैल्यू के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन निकल के आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में स्नेल्स लॉ हम अगर अप्लाई करें तो हम ये कह सकते हैं कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस केस में ये है क्रिटिकल एंगल IC, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट मीन साइन ऑफ 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। अब देखिए, साइन ऑफ 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो इस चीज को मैं काट देता हूं, इसका वैल्यू 1 है। तो रिलेशन निकल के आया कि साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां पर ध्यान दें, कुछ कुछ टेक्स्ट में आपको यहां पर 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। आपको पता है कि वैसे सिचुएशन में जब 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो उस समय टेक्स्ट का कहना यह होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, बिकॉज हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू अदर वन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। ये रिलेशन, चूंकि ऐसा रिलेशन होता है इन दोनों के बीच, इसीलिए किसी किसी टेक्स्ट में आपको शायद इसके जगह पे ये वाला टर्म देखने को मिले। सो यहां पर थोड़ा आप केयरफुल रहिएगा। चलिए, ये तो रिलेशन हमें पता चल गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ साइन वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या होता है, या क्रिटिकल एंगल का साइन वैल्यू का क्या रिलेशन होता है। अब चलिए एक छोटा सा इमेज हम लोग देख लेते हैं। इस इमेज में देखिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये जो केस है, ये वाला दूसरा वाला केस जो है, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहा जाएगा, और ऑब्वियसली ये जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, ये 90 डिग्री का है इस केस में। चलिए मैं इसे R' नाम दे देता हूं। और इस केस में हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो फिर यहां पर ये टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। इस केस में ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा दैट शुड बी इक्वल टू, सिंपल रिफ्लेक्शन का लॉ ये फॉलो करेगा, दैट शुड बी इक्वल टू दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हम लोग कुछ डेटा जो कि आपके किताब में दिया गया, कुछ डेटा को हम देखते हुए उसे कुछ कैलकुलेशन करेंगे, और हम ये देखेंगे कि कैसे क्रिटिकल एंगल अगर हमें पता हो तो उससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरह से पता करेंगे। तो यहां पर देखिए, कुछ मीडिया दिया हुआ है, जैसे कि पानी है, क्राउन ग्लास है, और फ्लिंट ग्लास है, और डायमंड है। और सेकंड मीडियम यहां पर याद रखें, सेकंड मीडियम वैक्यूम या एयर है। ऐसा सिचुएशन में क्रिटिकल एंगल का वैल्यू यहां पर गिवन है। हमें क्या करना है, ये जो मीडिया है, जैसे कि पानी हो गया, क्राउन ग्लास हो गया, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम का है, जो कि बहुत ही क्लोजली बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर के। तो वो वैल्यू हमें पता करके निकालना है। तो देखिए, जैसे कि हमने बात किया कि क्रिटिकल एंगल का वैल्यू अगर हमें पता है तो फिर वहां से हम ये पता कर सकते हैं कि जो सेकंड मीडियम है, इस केस में जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि ये जो सेकंड मीडियम है, सेकंड मीडियम जो है ये एयर है, तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, इस केस में पानी, इस केस में क्राउन ग्लास एटसेट्रा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू द मीडियम ये कितना होगा, ये हम बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे कि ये जो क्रिटिकल एंगल है इसका साइन वैल्यू हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता के देगा।
तो चलिए यहाँ पर कैलकुलेटर यूज करते हैं, लेकिन हाँ याद रखें कि हमें इसका सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, बल्कि ये जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर पता करना है। और यहाँ पर जो हम साइन वैल्यू पता करेंगे क्रिटिकल एंगल का, वो हमें देगा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू दिस मीडियम, पानी, ग्राउंड ग्लास एटसेट्रा। तो इसका साइन वैल्यू सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कि 48.75 इसका साइन वैल्यू। सो इसका साइन वैल्यू हमें यहां पर मिल गया 0.7518। सो इसे हम 0.75 लिख देते हैं कि दैट इज इक्वल टू 0.75। लेकिन ये पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, ये हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रेस्पेक्ट टू वाटर। इसी का रेसिप्रोकल हमें पता करना होगा, तब जाके पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा विद रेस्पेक्ट टू एयर। सो इसी का रेसिप्रोकल अगर हम देखें 1 डिवाइडेड बाय x, इसे क्लिक कर देते हैं, हमें क्या मिला 1.33। अब यहां पर देखें, अगर मैं इस डेटा को यहां से इसे इरेज करता हूं, ये जो डेटा है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सो इसे अगर हम इरेज करते हैं यहां पर देखिए ये 1.33 है। क्राउन ग्लास के लिए भी ये करके देख लेते हैं कैलकुलेशन। उसका क्रिटिकल एंगल जो है ये है 41.14। सो सेम प्रोसेस से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 41.14 इसका जो साइन वैल्यू है दैट इज 0.6579 या 66, चलिए 0.6579। इसका रेसिप्रोकल जब हम पता करेंगे, दरअसल ये क्या है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू क्राउन ग्लास। क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर के लिए इसी का रेसिप्रोकल हमें कंसीडर करना होगा 1 डिवाइडेड बाय x। ये आ गया देखिए 1.5199 विच इज 1.52 हम कह सकते हैं 1.52। अब इसे अगर मैं इरेज करता हूं, सो देखिए ये है 1.52। ये जो टेबल है ये आपके किताब में दिया गया है, एनसीईआरटी में दिया गया है। अब जो ये बाकी दो डेटा है इसके लिए आप कैलकुलेशन कर ले, यहां पर वैल्यू देख ले, आप कैलकुलेट करके इसके साथ मैच करके देख ले। अब हम लोग अगले वीडियो में ये देखेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें नेचर में कहाँ दिखता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, मिराज में, मरीचिका में हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखता है, और इसका टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन क्या क्या है जो कि ऑप्टिकल फाइबर्स में यूज़ किया जाता है। तो यही सब कुछ मुद्दों पे हम लोग आगे के वीडियोज़ में बात करेंगे। उन वीडियोज़ का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि स्टैंडर्ड 12th के लिए रे ऑप्टिक्स चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।